हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम शुरू करेंगे आपको विज्ञान चैप्टर पढ़ाना। ठीक है। विज्ञान में जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन हैं, ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इसके हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए हम देखते हैं तो आज के पहले प्रश्न को। जो आज का पहला प्रश्न है वो 86 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है इनसे? तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जो आपके गेहूँ हैं, चावल है, मक्का है, ठीक है, बाजरा है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है मुख्य रूप से? तो कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछे हुआ था कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, पूछा था कि रेसिस्टेंस जो है वो किसके समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो वो लेंथ के क्या होता है? समानुपाती होता है, मीन्स इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे हुआ था। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका 87 क्वेश्चन नंबर है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोधकता बोलते हैं इसी रेसिस्टिविटी को। ठीक है, रो जो है ना, रो को कहते हैं इंग्लिश में रेसिस्टिविटी। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, तो रो, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन में ए। ठीक है, ये एल है आपका, एल अपॉन ए। अब देखिए यहीं रो पे, ये रो को यहीं रहने देते हैं और ए को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका रो। अभी ये देखिए, ये जो आर का मात्रक क्या होता है? रेसिस्टेंस का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम, तो ओम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका? मीटर स्क्वायर होता है। तो ऊपर में अगर मीटर स्क्वायर रहेगा और नीचे में यहाँ लेंथ है तो यहाँ पे मीटर रहेगा, तो 1 मीटर से एक जो मीटर स्क्वायर है वह कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ पे बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इसका सही जवाब क्या होगा? ओम मीटर। देखिए ओम मीटर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, और इसका हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। ठीक है, आपके देखिए जी का जो मान होता है, जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यह पृथ्वी तथा चंद्रमा के द्रव्यमान या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, अतः जी का मान पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों पर क्या रहता है? आपका समान रहेगा। या तो देखिए जी जो होता है ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट का मान कहीं चेंज नहीं होता है, या तो वो पृथ्वी पे रहे या चंद्रमा पे रहे या आपका सूर्य पे रहे, उसका जो मान रहेगा सेम रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी पे जी का जो मान होता है ये आपका यूनिवर्सल क्या है? कांस्टेंट है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्न, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है? ठीक है, सोपानिक जो फार्मिंग है, ठीक है, जिसे हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ये आपके कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य में ये बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, किंगडम मोनेरा में शामिल है।
अब किंगडम मोनेरा में क्या शामिल है आपका, किंगडम मोनेरा में आपका बैक्टीरिया शामिल है। क्या शामिल है, बैक्टीरिया शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। प्रयुक्त उपकरण क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी करंट को कहते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत मोटर बोल रहा है, डायनोमो बोल रहा है, वोल्ट मीटर बोल रहा है और अमीटर बोल रहा है। अब देखिए विद्युत मोटर जो होता है ये आपका क्या होता है, प्रत्यावर्ती जो आपका धारा जो होता है ये प्रत्यावर्ती धारा को ये नहीं जनरेट करता है, ठीक है। आपके डायनोमो से क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा निकलता है, ठीक है। अमीटर जो होता है, अमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। और वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्टेज को नापता है, ठीक है। तो डायनोमो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, डायनेमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फर के साथ जब करेगा अभिक्रिया, ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ कर रहा है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम क्या बना देगा, ये मैग्नीशियम सल्फाइड बना देगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम सल्फाइड जो बना है ये आपका कैसा बंधन है, तो मैग्नीशियम आपका मेटल है और सल्फर जो है ये आपका नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल मीन्स धातु और अधातु के बीच में जो जो आपका बंधन बनता है वो आपका आयनिक बंधन बनता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बंधन। क्वेश्चन नंबर 93, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इंटू हाफ H2O, ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब ये देखिए इंटू 2H2 है ना, तो ये होता है आपका जिप्सम का, ये किसका होता है आपका, जिप्सम का, जिप्सम, ठीक है। इंटू अगर 2H2 हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा जिप्सम का हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और इंटू 2H2 ये आपका जिप्सम का होता है। और हाफ H2O लगा रहेगा तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कहीं कहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP लिख देता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना किसके कारण होता है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टर्गर दबाव में परिवर्तन, ठीक है, टर्गर दबाव में परिवर्तन, ये छुई मुई पत्ती होती है, ठीक है ना। जब छुई मुई के पौधों को स्पर्श किया जाता है तो उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यह जो होता है टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि द्रव्य रखने वाले पात्र के तरल पर उस द्रव्य द्वारा लगने वाला दाब, उस द्रव्य द्वारा लगने वाला दाब क्या होता है, द्रव्य से भरे पात्र के तल पर दाब सभी दिशाओं में समान रहता है। यह दाब उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है परंतु पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके किस पे निर्भर करता है, उसके घनत्व पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, उसके पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा उस पे वो निर्भर नहीं करता है क्वेश्चन। तो इसमें आपकी दोनों बात सही हो जा रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, ये भी बात आपका सही है कि दाब जो है आपके उसके द्रव पे निर्भर करता है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही यहाँ पे सही है, ठीक है। और क्या है कि प्रत्येक दिशा में समान रहता है,
ठीक है, ये क्या होता है, सभी दिशाओं में समान रहता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके प्रत्येक दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है। उस बालक का औसत वेग क्या होगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन बना दीजिए, डायरेक्शन का चार्ट जो होता है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, मान लीजिए ए पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है और वो बी पॉइंट तक आया, इसने यहाँ पे 100 मीटर की दूरी को तय कर लिया। फिर अपना ये दिशा को बदलता है यहाँ से और फिर अपने घर ये वापस लौट कर आ जाता है, मतलब जहाँ से चला था वहीं पे फिर वापस लौट कर आ गया। तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 0, क्योंकि विस्थापन का क्या होता है डेफिनेशन कि वो आप मतलब कि आपके अंतिम दूरी में से जो आपका इनिशियल दूरी होता है, ठीक है ना, प्रारंभिक दूरी होता है, उसको माइनस कर देते हैं। तो विस्थापन कितना हो जाएगा यहाँ पे, विस्थापन पहले इसने चला था 100 मीटर, ठीक है, और फिर 100 मीटर ये वापस आ गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, इसका मतलब इसका विस्थापन 0 हो गया। अब औसत वेग का जो होता है फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। औसत वेग का फॉर्मूला, औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन या फिर विस्थापन अपॉन में समय। अब विस्थापन इसका 0 हो गया, समय कितना लगा इसको, 100 सेकंड लगा। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प, ठीक है, सही विकल्प चुनें। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है फिगर 1 2 3 4 करके आपका ये फिगर दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन। ठीक है, अब 1 2 3 4 दिए हुए हैं क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन नंबर है आपका 98। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे अपर पार्ट या जो ये आपका 1 नंबर है ना, इसको कहेंगे अग्रपिंडक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसको हम, एक्रोसोम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है एक्रोसोम, एक्रोसोम। ठीक है, फिर यहाँ 2 नंबर पे है, ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। 3 नंबर पे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और 4 नंबर पे है आपका टेल, ठीक है, पूंछ है आपका। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अग्रपिंडक, फिर नाभिक होगा मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर आपका पूंछ होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ठीक, 99 क्वेश्चन नंबर है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, सबसे अधिक जो विचलित होता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, बैगनी रंग। जैसे आपका ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारेंगे हम। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये टकराएगा ग्लास से तो ये अपना दिशा को थोड़ा सा चेंज करेगा। उसके बाद जब ये दूसरी डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे ये 7 रंगों में ये विचलित हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में। ठीक है, मान लीजिए 7 रंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 ही दिखा रहे हैं। तो ये सबसे नीचे होता है वायलेट, ठीक है, बैगनी रंग सबसे नीचे में होता है। कौन सा रंग होता है, बैगनी, बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, वायलेट रंग। तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा होता है, बैगनी रंग होता है। और सबसे कम जो विचलित होता है वो कौन सा होता है, रेड होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे
पूछ रहा है अधिक विचलित कौन होगा, तो आपका बैगनी रंग होगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीआरई 2 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा रंग जो होता है वो बैगनी जो रंग होता है वो आपका विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है, ठीक है। प्रोपेनिक अम्ल कौन सा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO प्रोपेनिक अम्ल है ना, यहाँ पे तो ये कीटोन फैमिली का हो गया। CO क्या होता है, कीटोन फैमिली होता है। यहाँ भी देखिए CO लिखा हुआ है, मीन्स कीटोन फैमिली का है। और जो अम्ल होता है ना वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, या इसको COOH ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इसका फंक्शनल ग्रुप देख कर ही छांट सकते हैं। ये आपका कौन सा अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनिक एसिड हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है ना। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु, ठीक है, वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है उसके कारण वस्तु क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है ना, ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, राइबोसोम किसके लिए केंद्रक स्थल है। तो राइबोसोम जो होता है ये आपके प्रोटीन संश्लेषण का ये आपका केंद्रक स्थल होता है, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 103, 5 जून कहलाता है, 5 जून आपका क्या कहलाता है, 5 जून आपका कहलाता है पर्यावरण दिवस। अभी ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्यावरण दिवस क्या होता है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है कि 5 जून क्या कहलाता है, तो पर्यावरण दिवस कहलाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, 104 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि X परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, 287 कहने का मतलब कि 17 हो गया, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, तो 17 इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन में होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम याद रहना चाहिए। अगर तत्वों के नाम याद है 1 से लेकर 20 तक तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। 105 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो आपका DNA होगा वो क्या होता है, आपका केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA बिना झिल्ली के मौजूद होता है, वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। बात समझ में आ गई, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो 105 नंबर क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, साइंस का लास्ट क्वेश्चन था। अगर इसी तरह का वीडियो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों की बीपीएससी टीआरई जो आपके 3 के एग्ज़ाम जो भी देने वाले कैंडिडेट हैं उनके साइंस का क्वेश्चंस को हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। और जो भी इसमें क्वेश्चन हम करा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इसके पूछने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।